Dear students, in the previous class we learnt about degradation of soil and conservation measures and also learnt about water. Students, let us know about problems of water availability. कहाँ कहाँ पर पानी का प्रॉब्लम है उसके बारे में जानते हैं. Students, there is scarcity of water in many regions of the world. Students, दुनिया की बहुत सारे जगह पर पानी की कमी देखने को मिलता है, जैसे कि अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए की कुछ पार्ट्स, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स, पूरे ऑस्ट्रेलिया. इन्हीं सारे जगह पर फ्रेश वाटर की शॉर्टेज होता है, मतलब पानी की कमी होता है. Students, countries located in climatic zones most susceptible to drought face problems of water scarcity. जो कंट्रीज क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेटेड हैं, जहाँ पर ड्रॉट्स बहुत पड़ते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर का स्कार्सिटी होता है, पानी की कमी होता है. हम अगर इंडिया की बात करें, राजस्थान में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ साल भर बारिश नहीं होती. स्टूडेंट, जो वाटर शॉर्टेज हो रही है उसका कारण सीजनल या फिर एनुअल प्रिसिपिटेशन भी हो सकता है, मतलब सीजन के हिसाब से या साल भर में जितना बारिश होना चाहिए वो नहीं होता है, वो भी वाटर शॉर्टेज का एक कारण है. या फिर दूसरा एक कारण ये है कि पानी का ओवर एक्सप्लोटेशन करना, मतलब पानी का ज़्यादा यूज करना, और वाटर सोर्सेस का कंटामिनेशन होना, मतलब पानी की गंदा होना. इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से वाटर की शॉर्टेज हो रहा है. स्टूडेंट्स, हैव यू एवर हर्ड अबाउट वाटर मार्केट? आप कभी वाटर मार्केट के बारे में सुने हो? स्टूडेंट्स, हमारे देश के सौराष्ट्र रीजन के अमरेली सिटी में 1.25 लाख लोग रहते हैं. उन सभी लोगों को उनके पास वाले तालुका से पानी को खरीदना पड़ता है. स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस. वाटर रिसोर्सेस को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं. स्टूडेंट्स, एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. आज के टाइम में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में क्लीन और एडिक्वेट वाटर मिलना एक मेजर प्रॉब्लम है. इसलिए बहुत सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व की जा सके. हालांकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी अगर इसको अधिक मात्रा में यूज किया जाए और पॉल्यूट किया जाए तो ये यूज करने के लिए अनफिट हो जाता है. स्टूडेंट्स, घर से निकलने वाला सुएज, मतलब गंदा पानी, एग्रीकल्चर में यूज होने वाला केमिकल्स, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब इंडस्ट्री में पानी के साथ मिलकर जो वेस्ट मैटर निकलता है वो मेजर कंटामिनेंट्स होते हैं, मतलब बहुत प्रदूषणकारी पदार्थ होते हैं जो कि पानी को बहुत दूषित कर देते हैं. ये सारे कंटामिनेंट्स पानी को नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड से पोल्यूट कर देते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दी फिगर नंबर 2.8. आप लोग इस फिगर में यमुना रिवर को देख सकते हो. यमुना रिवर के पानी सुएज, इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंट्स और गार्बेज की वजह से दिन ब दिन बहुत पॉल्यूट हो रहा है. स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि वाटर के जरिए ह्यूमन बॉडी के अंदर चले आती हैं. हम अगर इंडस्ट्री के गंदे पानी को नदी तक, समुद्र तक पहुंचने से पहले उसको सही तरीके से ट्रीट कर दें, साफ कर दें, तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है.
Students, forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. जो फॉरेस्ट और दूसरे तरीके की वेजिटेशन होता है किसी भी इलाके में, वो सरफेस रनअप को स्लो कर देता है। मतलब जो वहाँ पर पेड़ पौधे वेजिटेशन होते हैं उसकी वजह से पानी स्लो में बहता है और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिप्लेनिश करता है, पानी अंडरग्राउंड में फिर से भर जाता है। स्टूडेंट्स, वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रनअप। वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जिसके ज़रिए हम सरफेस रनअप को सेव कर सकते हैं, मतलब बारिश का पानी को बचा सकते हैं। वाटर को इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है। इरिगेशन के लिए कैनाल्स को इस तरीके से बनाया जाना चाहिए जिससे पानी का लॉस कम से कम हो। स्टूडेंट्स, sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. इसके अलावा इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर्स का यूज करना चाहिए एग्रीकल्चर के फील्ड में, ताकि जो इरिगेशन है उसमें कम से कम पानी इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज को हम इरिगेट कर सकें। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फिगर पॉइंट 2.9, यहाँ पर एक वाटर स्प्रिंकलर दिया गया है। ये एग्रीकल्चर फील्ड को इरिगेट कर रहा है। स्टूडेंट्स, इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। ड्राई रीजन्स पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होता है वहाँ पर ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन बहुत यूजफुल है। ड्रिप इरिगेशन में थोड़ा थोड़ा करके पानी जाता है, इसको पिक्चर के माध्यम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में ड्रिप इरिगेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम इन्हीं सारे इरिगेशन मेथड्स को यूज करके वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। Students, let us now know about rainwater harvesting. Rainwater harvesting is the process of collecting rainwater from rooftops. रेनवाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बारिश के पानी को घर के छत के ऊपर कलेक्ट किया जाता है और वहाँ से वाटर को कलेक्ट करके ऐसे जगह पर स्टोर किया जाता है जो फ्यूचर में उसको यूज किया जा सके। जब एक बार में 2 घंटे तक बारिश होता है तो उससे 8000 लीटर तक पानी सेव किया जा सकता है और जमा किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ का मतलब वन्य जीव जंतु। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, पहले उसे जानते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ स्कूल के बच्चे एक हैंडीक्राफ्ट्स के एग्जीबिशन देखने गए थे। जो भी उस एग्जीबिशन में आर्टिकल्स थे वो कंट्री के अलग अलग पार्ट से कलेक्ट किए गए थे। स्टूडेंट्स, मोना नाम की एक लड़की ने एक बैग उठाया और बोला, ये देखो, ये कितना सुंदर हैंड बैग है। बाद में उनके टीचर बोलते हैं कि ये बैग जूट से बना हुआ है। टीचर फिर बोलते हैं, क्या आप लोग जो बास्केट्स, लैम्पशेड्स और चेयर्स रखे गए हैं उनको देख पा रहे हो? ये सारी की सारी कैंस और बम्बूस से बनी हुई है। जो इंडिया का ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स है वहाँ पर बम्बू बहुत ज़्यादा मात्रा में उगता है। स्टूडेंट्स, और एक लड़की थी, उसका नाम थी जेसी। जेसी वाज एक्साइटेड टू सी सील कार्प। वो एक सील का सुंदर स्कार्फ को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई थी। उसी टाइम टीचर बोलते हैं कि ये जो सिल्क है उसे सिल्क वर्म से लिया जाता है जो मूलबेरी ट्री में होते हैं और उनके पत्ते को खाते हैं। बच्चों को ये समझ में आता है कि जो प्लांट्स है वो हमें अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिनको कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं।
स्टूडेंट्स, आप लोग इस फिगर 2.10 में देख सकते हो एक सिल्क वर्म। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस नो अबाउट व्हाट इज बायोस्फीयर। Students, natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर हो सकता है जहाँ पर हमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलता है, जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as ecosystem. बायोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वैल्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं। प्लांट्स हमें टिम्बर देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि आवश्यक क्रॉप्स उग सके तथा शेल्टर बेल्ट्स की तरह एक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्लांट्स हमें अंडरग्राउंड वाटर को भी स्टोर करने में मदद करते हैं। प्लांट से हमें फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टोरपेंटाइल ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स और पेपर भी मिलता है जिससे हम पढ़ पाते हैं। स्टूडेंट्स, प्लांट्स की इतने सारे यूजेस हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग फिगर पॉइंट 2.11 देख सकते हो। ये एक ब्रह्म कमल है जो कि एक मेडिसिनल हर्ब है। स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। स्टूडेंट्स, हम अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें, इसमें एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और उसके साथ एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स भी आते हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले जीव है वो भी आते हैं। वाइल्ड लाइफ हमें मिल्क, मीट, हाइड्स और वूल प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इंसेक्ट्स जैसे कि बीज हमें हनी देते हैं, फ्लावर्स की पॉलिनेशन में मदद करते हैं और डिकम्पोजर्स के रूप में हमारे इकोसिस्टम में काम करते हैं। स्टूडेंट्स, द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और डिकम्पोजर्स के रूप में काम करते हैं। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and is considered a vital creature of the environment. Vulture जो होता है वो डेड लाइवस्टॉक को खाता है, मरा हुआ एनिमल्स को खाता है और उसका ये एबिलिटी की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहता है, साफ रहता है। तो वल्चर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। तो कोई भी एनिमल हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये सभी के सभी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप लोग फिगर नंबर 2.12 देख सकते हो। ये एक ब्लू किंगफिशर बर्ड का एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट vultures. Vultures in Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac, a painkiller. स्टूडेंट्स, इंडिया में जो vultures थे वो किडनी फेलियर की वजह से मर रहे थे क्योंकि कुछ लाइवस्टॉक्स या एनिमल्स जिनको डाइक्लोफेनाक नाम का एक पेनकिलर दिए जा रहे थे, बाद में जब वो एनिमल्स मर जाते थे, उन एनिमल्स को खाकर वल्चर्स के किडनी फेलियर हो जाते थे। उसकी वजह से वल्चर्स की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई थी।
Then efforts are on to ban the drug for livestock use and breed vultures in captivity. अब उन डाइक्लोफिलक वाला ड्रग को सरकार बैन कर रहे हैं एनिमल्स के यूज के लिए, और जो वल्चर की संख्या बहुत कम हो गई है उनके वंश को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उनको कैप्टिविटी में रख के कैद करके रख के उनका ब्रीडिंग किया जा रहा है। आप लोग इस पिक्चर में एक वल्चर को देख सकते हो।